हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सोमन, फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। एंड अ वेरी नाइस मॉर्निंग टू यू ऑल गाइज। देखिए, ये हैलीफैक्स में कल अच्छा खासा स्नोफॉल हुआ है रात को, और ये चारों तरफ वाइट है। एंड आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई बैल्कनी। तो सामने देखिए दोस्तों, ये जो वाइट इतना स्नो जो दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। आप अगर मॉर्निंग में, खास करके वीकेंड में अगर उठ के अगर आप ऐसे देखते हो चारों तरफ वाइट एंड वाइट, तो उसका मज़ा ही कुछ अलग है दोस्तों। एंड उसके साथ थोड़ा सा अगर कॉफ़ी मिल जाए तो उसका बात ही कुछ अलग होता है दोस्तों। एनीवे, और ठंडा उतना नहीं है दोस्तों। देखिए, मैं एक हल्का सा जैकेट पहन के मैं खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूँ, और मैं अपने बैल्कनी से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। एनीवे, सो आज का जो टॉपिक है, मैं आप लोगों से थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ माई एक्सपीरियंस। मेरा जो पीआर का जो एक्सपीरियंस था, मैंने कैसे स्टार्ट किया था। और एक्चुअली मेरे पास अभी मेरे एक दोस्त का कॉल आया। अभी तो इंडिया में इवनिंग है, तो मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त है, वो भी कनाडा आना चाहता है बेसिकली। और वो मेरे साथ कनाडा आ चुका था पहले। 2016 में हम लोग एक साथ काम करते थे यहाँ पे टोरंटो में। तो 2 साल काम करने के बाद वो भी निकल गया था इंडिया। उसके बाद उसने कभी ज़रूरी नहीं समझा कि उसको पीआर अप्लाई करना चाहिए या उसको फिर से कनाडा आना चाहिए। लेकिन ऑल ऑफ सडन अभी उसको क्या मन हुआ, अभी उसको कनाडा आना है। ठीक है, तो अभी कनाडा आने के लिए वो अभी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। और अभी वो अपने जगह पे 2-3 कंसल्टेंसी कंपनी के पास गया। आपको पता होगा शायद इंडिया में या पाकिस्तान एंड बांग्लादेश में भी आई एम श्योर है कि वहाँ पे काफ़ी सारा ऐसे कंसल्टेंसी कंपनीज होता है जो आपको वीज़ा मिलने में आपको मदद करता है, राइट। आपको हेल्प करता है या जो भी है, राइट। दैट इज़ देयर बिजनेस, इमिग्रेशन बिजनेस। तो मेरा दोस्त एक कंपनी के पास अभी गया था रिसेंटली, और उन लोगों ने कुछ शायद 1-1.5 लाख रुपया का उन लोगों ने इसको पैकेज दिया, बस कंसल्टेंसी फीस। और बाकी वो लोग स्टेप बाय स्टेप इसको गाइड करेगा मेरे दोस्त को कैसे क्या करना है। एंड उन लोगों ने ऐसा बोला कि 6 महीने से 1 साल के अंदर आपको डेफिनेटली पीआर मिल जाएगा। तो ये जो बात है, ये बात मुझे थोड़ा सा स्ट्राइक किया दोस्तों, बिकॉज आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि आपको पीआर कब मिलेगा दोस्तों। ये 6 महीने में भी हो सकता है, 1 साल में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, कोई भी एजेंट आपको ये नहीं बोल सकता है, ठीक है। तो एनीवे, तो मैंने अपने दोस्त को थोड़ा सा गाइड कर दिया, और मेरा एक्सपीरियंस मैंने उसके साथ शेयर किया। तो मुझे लगा कि मेरा एक्सपीरियंस मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। अगेन, दिस वीडियो इज़ टोटली ऑन माई एक्सपीरियंस दोस्तों। मुझे जो लगता है, माई पर्सनल ओपिनियन, मैं किसी भी कंसल्टेंसी एजेंट के खिलाफ नहीं हूँ या उन लोगों के बिजनेस के अगेंस्ट में नहीं हूँ मैं। दे आर ऑल्सो राइट एट देयर साइड। वो लोग जो बिजनेस कर रहा है, लोगों को हेल्प कर रहा है, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है उन लोगों को नॉलेज दे रहा है, दैट इज़ फाइन। वो लोग भी अच्छा काम कर रहा है, आई वुड से। बट मैं एक बात बोलूँगा कि अगर आपको कनाडा का पीआर चाहिए या कनाडा का वीज़ा अगर आपको चाहिए, तो शायद आपको किसी कंसल्टेंसी कंपनी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। क्योंकि कनाडा का जो प्रोसेस है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। ट्रस्ट मी, आपको किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है, और आपको 1-1.5 लाख रुपया फालतू खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो 1-1.5 लाख रुपया आप अपने बैंक में रखिए, क्योंकि आपको जो फंड रिक्वायरमेंट है, कनाडा में कोई भी वीज़ा अप्लाई करो तो उसका एक फ़ंड रिक्वायरमेंट होता है, तो वो आपका हेल्प आएगा। एंड कनाडा का पीआर अप्लाई करने के लिए जो पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, वो आप वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन आप बस नॉलेज लेने के लिए या गाइडेंस लेने के लिए आप किसी को 1-1.5 लाख रुपया आप मत दीजिए। मैं अपना एक्सपीरियंस में आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो मैं जब फर्स्ट टाइम कनाडा आया था 2016 में, 2 साल रहने के बाद मैं जब इंडिया वापस चला गया था, तब मैंने पीआर मैं कभी सोचा नहीं था दोस्तों कि मैं कभी कनाडा का पीआर अप्लाई करूँगा, ठीक है। मैं कभी नहीं सोचा, क्योंकि मुझे इंडिया के बाहर रहना नहीं था, मुझे घूमना था, मुझे पूरा दुनिया घूमना था। उसके बाद बैक टू पेविलियन इंडिया में मुझे सेटल होना था। तो मैंने पीआर अप्लाई नहीं किया था। लेकिन घर में जाने के बाद क्या होता है कि आपके फैमिली और अदर्स अड़ोस पड़ोस के लोग, राइट, बहुत कुछ इनपुट्स देते हैं। तो मेरे फैमिली को भी इनपुट्स दिया, मेरे पेरेंट्स को, कि आपका बेटा कनाडा में गया है तो पीआर क्यों नहीं अप्लाई किया। कनाडा का पीआर मिलना इजी है, राइट। तब तक इजी था, राइट। 2015-16 की बात कर रहा हूँ मैं, तब भी कनाडा का पीआर मिलना कंपैरेटिवली इजी था कंपेयरिंग टू अदर कंट्रीज। तो मेरे घर से मेरी मम्मी हर रोज़ मुझे बोलती थी, यार तुम जाओ ना जाओ, तुम पीआर लेके रख दो ताकि फ्यूचर में तुमको कोई अफसोस ना हो। एंड वो बात मुझे लॉजिकल लगा कि अगर मुझे इंडिया में रहना भी है, तब भी अगर मैं कनाडा का पीआर अगर मैं ले लेता हूँ अप्लाई करके, तो उसमें कोई हार्म नहीं है, राइट। उसमें कुछ खराबी कुछ नहीं है। थोड़ा सा पैसा मेरा इन्वेस्ट होगा, वो जो पीआर के लिए जितना पैसा इन्वेस्ट करना है, वो भी बहुत बड़ा रकम नहीं है, बहुत ही मामूली रकम है।
तो मुझे लगा ठीक है, लॉजिकल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उस टाइम पे मैं जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी में काफ़ी वर्क प्रेशर था, मतलब बहुत ज़्यादा काम था मेरे पास। तो और मुझे ना वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। मतलब कनाडा का पीआर के लिए क्या प्रोसेस है, ना प्रोसेस है, बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस है। मुझे लगा कि इमिग्रेशन इटसेल्फ इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस फॉर कोई भी कंपनी, कोई भी कंट्री, राइट। तो मुझे लगा इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा शायद, क्या है मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे फिर से देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, आई डोंट नो। तो उस टाइम पे मैंने कुछ एडवर्टाइजमेंट देखा किसी कंसल्टेंसी कंपनी का, एंड उन लोगों ने बोला कि दे कैन हेल्प, राइट, दे कैन हेल्प यू टू गेट पीआर विद इन 6 मंथ्स। तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा यार दिस इज़ गुड, राइट। मैं लाइक नो किसी को थोड़ा सा पैसा पे कर दूंगा, वो ऑन माई बिहाफ काम कर देगा मेरा, और मुझे पीआर मिल जाएगा। तो मैं भी चला गया उन लोगों के पास। तो ऑब्वियसली उन लोगों के पास जब आप जाओगे, उन लोगों का देखो ऑफिस का जो सेटअप है बहुत ही अच्छा सेटअप होता है, राइट। वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, और वहाँ पे काफ़ी अच्छा फोटो होता है, राइट, कनाडा का, ब्रिटेन का, ऑस्ट्रेलिया का, यूएस का। तो मुझे देख के अच्छा लग रहा था, मुझे देख के ना वो गुड फीलिंग आ रहा था कि शायद मैं सही जगह पे आ गया, राइट। ये लोग डेफिनेटली मुझे हेल्प करेगा। तो जिस बंदे से मैंने बात किया वो सेल्स का बंदा था, और सेल्स के बंदे आप लोगों को पता है, राइट, कि उन लोगों का वो नेचुरल वो कैपेसिटी होता है, राइट, कन्विंस करने की, क्योंकि यही उन लोगों का काम है। तो वो बंदा मुझे कन्विंस कर दिया कि सर आप बिजी हो, आप अच्छे कंपनी में काम करते हो, शायद आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, सो डोंट वरी, हम लोग आपको हेल्प करेंगे, हम लोग आपको पूरा गाइड करेंगे, और आपको आपका पीआर मिलने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो करना है हम लोग करेंगे। उसके लिए आपको हम लोगों को वो फीस पे करना पड़ेगा, सर्विस चार्ज, राइट, जो भी होता है कंसल्टेंसी फीस। तो मुझे वो लॉजिकल लगा, मुझे लगा सही है यार, मतलब मैं टाइम स्पेंड नहीं कर सकता हूँ, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो बेटर जिनके पास जानकारी है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, मैं उन लोगों को पैसा दूँ तो वो लोग कर देगा ऑन माई बिहाफ। सो मुझे लॉजिकल लगा। तो उन लोगों ने उस टाइम पे मुझे कुछ 1,25,000 या 1,20,000 ऐसा कुछ पैकेज मुझे दिया था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मैं नेगोशिएट किया था, मुझे याद है मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बोला था। मैं नेगोशिएट कर करके 1,25,000 तक शायद मैं आया था, और मैं बहुत दिल में खुश हो रहा था कि उन लोगों ने मुझे इतना बड़ा बजट दिया, मैं इतना कम कर लिया, राइट, 1,25,000। तो मैं बहुत खुश हो गया। तो कैसे करना है, तो मुझे बोला कि आपको 50,000 रुपया एडवांस देना पड़ेगा, 50,000 रुपीज़ आपको एडवांस देना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप में हम लोग आपसे पैसा लेंगे, 25,000 ऐसे करके हम लोग पैसा लेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो मुझे ठीक लगा, मुझे लॉजिकल लगा, मैंने 50,000 रुपीज़ मैंने दे दिया, राइट। उन लोगों के साथ मेरा एग्रीमेंट हो गया, और एग्रीमेंट में ऐसा था कि 6 महीने से 1 साल का कुछ ऐसा था कि वो उस टाइम तक वो लोग सपोर्ट देगा, ठीक है। और एग्रीमेंट तो आप लोगों को पता है, राइट, 2-3 पन्ने का जो एग्रीमेंट होता है उतना कोई पढ़ता नहीं, मैं भी उतना नहीं पढ़ा। तो मैंने दे दिया। तो उसके बाद उन लोगों ने मुझे ईमेल किया क्या क्या चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और पूरा फॉर्म फिलअप करने के लिए बोला। सब कुछ सही है, मतलब मैंने सब कुछ कर दिया, राइट। एक रात को बैठ के मैंने सभी डॉक्यूमेंट दे दिया, मैंने सभी इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 2 दिन के बाद उन लोगों ने मुझे कॉल किया, मुझे बोला कि अभी जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको ECA लेके आना पड़ेगा। व्हाट इज़ ECA? ECA इज़ एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट। तो आपका जो क्वालिफिकेशन है, आपने जो एजुकेशन लिया उसका एक असेसमेंट होगा एज पर कैनेडियन स्टैंडर्ड। मान लो आप इंडिया में आपने ग्रेजुएशन किया, तो एज पर कैनेडियन स्टैंडर्ड वो ग्रेजुएशन है या उससे ऊपर है, नीचे है, तो उसका एक जेनरिक असेसमेंट होता है। वो असेसमेंट करता है कुछ थर्ड पार्टी कंपनीज है, दैट इज ऑथोराइज्ड बाय कैनेडियन गवर्नमेंट, राइट। तो मुझे वो करना पड़ेगा। तो मैंने बोला यार मैं कैसे करूँ। बोला कि आप यूनिवर्सिटी चले जाओ, यूनिवर्सिटी में जाकर बात करो, वो लोग आपको ट्रांसक्रिप्ट देगा, वो ट्रांसक्रिप्ट को आपको सील करके आपको इन लोगों के ऑफिस में भेजना है, ठीक है। WS के ऑफिस में आपको, WS मीन्स वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस, ठीक है। मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बाद में दूंगा, मैं आपको हाई लेवल पे बोल रहा हूँ। तो मुझे वो ECA करना पड़ेगा। तो ECA करने के लिए मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, WS में अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, बहुत सारा स्टेप्स है, ठीक है, वो मुझे करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा स्ट्राइक हुआ। मैंने उसको बोला कि आप जब मैंने पैसा दिया उस टाइम पे आपने मुझे बोला था मुझे कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग मुझे हेल्प करोगे, और अभी आप बोल रहे हो कि मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, मुझे ये करना है, वो करना है। तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी है, राइट। मेरा नहीं तो मुझे ऑफिस से लीव लेना पड़ेगा, और उस टाइम पे मेरा कुछ वर्क प्रेशर कुछ ज़्यादा ही था। तो उन लोगों ने बोला नहीं सर, आपका काम तो आपको करना ही पड़ेगा, हम लोगों का काम है आपको बोलना, हम लोग आपको बोलेंगे, आपको करना पड़ेगा। आप अगर नहीं करते हो देन इट्स अप टू यू, लाइक नो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो एक्चुअली क्या होता है कि आपको जो सेल करता है वो सेल्स
उसका एजेंट जो होता है वो अलग होता है, राइट। वो आपको बोल देता है क्या प्रोसेस है ना है, सब कुछ आपको बोल देगा। जब आपका टोटल सब कुछ हो जाएगा, आप जब पैसा दे दोगे, तब आपका जो केस है वो एक दूसरे बंदे के पास चले जाएगा, जो बंदा आपके साथ कम्युनिकेट करेगा आपको क्या करना है नहीं करना है, राइट। तो बेसिकली जिसने आपको सेल किया वो बीच में नहीं रहेगा, वो बस फर्स्ट टाइम सेल करने तक वो है। उसके बाद आपका केस कैसे प्रोसीड होगा, क्या है बीच में, क्या गाइडेंस, क्या चाहिए नहीं चाहिए, दूसरा एक बंदा बोलेगा। ये मुझे पता नहीं था, तो मैं दूसरे बंदे से बात कर रहा था, उसका टोन थोड़ा सा अलग था, ठीक है। उसको अगर मैं पूछता था यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे करूँ, तो वो लोग बोलता था सर हम लोगों के पास भी टाइम नहीं है, आपके ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हम लोगों का है, अगर आपको करना है कीजिए, नहीं तो दिस इज अप टू यू। तो मुझे उस टाइम पे थोड़ा सा मुझे लगा यार क्या है, लाइक यू नो सेल करते टाइम ये लोगों ने कुछ और टोन से बोला था, मुझे थोड़ा सा ऊपर कर दिया था, राइट। कि आप अच्छी कंपनी में काम करते हो सर, ये वो सो जूस वूस पिलाया था और अभी पैसा देने के बाद इन लोगों का थोड़ा सा टोन चेंज हो गया, तो मुझे थोड़ा सा खराब लगा, मुझे लगा यार कुछ तो है कहीं पे। एनीवे, एंड बाय दैट टाइम लकीली मुझे कनाडा आने का सेकंड मौका मिल गया था। मेरे कंपनी से मुझे फिर से कनाडा भेजने के लिए इन लोगों ने वर्क परमिट मेरा रेस किया, और सेकंड टाइम पे फॉर योर इन्फॉर्मेशन मेरा वर्क परमिट 3 दिन में अप्रूव हुआ था, ओनली 3 डेज, राइट। जिस दिन मैंने अपना डॉक्यूमेंट मेरे कंपनी में सबमिट किया, मेरी कंपनी से वो सब स्क्रूटिनी करने के बाद इन लोगों ने जब IRCC को सबमिट किया, उस सबमिशन डेट से विद इन 3 डेज मेरे पास अप्रूवल आ गया था वर्क परमिट का, तो वो बहुत जल्दी हो गया था, राइट। और उस टाइम पे मेरी बेटी भी हुई थी इंडिया में, बहुत छोटी थी। तो एनीवे, तो उसके बाद हम लोग को ट्रैवल करना पड़ा फिर से कनाडा में। हम लोग फिर से कनाडा आए और फिर से लाइक नो वही दोस्त वही ग्रुप, हम लोग फिर से घूमना फिरना स्टार्ट कर दिया। हम लोगों ने बहुत पार्टी किया, बहुत मस्ती किया, राइट। इन द बैकग्राउंड मैं भूल गया कि यार मैंने ऐसे एजेंसी को पैसा दिया और मेरे PR जो है PR को प्रोसीड करना है, दैट वाज माय मिस्टेक, राइट। वो टोटली मेरा मिस्टेक, मैं पार्टी करने के चक्कर में, घूमने के चक्कर में मैं भूल गया था। तो नहीं भैया, तो ऐसे करते करते, लेकिन बैकअप द माइंड में था लाइक ओके ECA करना है, आज करूँगा कल करूँगा, उसके बाद क्या करना है बोलेगा, थोड़ा सा लेथर्जिक में भी हो गया था, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरे ऑफिस के कलीग ने मुझे, उससे मेरा बहुत बात होता था, वो क्लाइंट साइड से है, कस्टमर है, वो भी इंडियन है, वो कनाडा में 10-15 साल पहले वो माइग्रेट किया शायद, और ऐसे ही। तो एनीवे, तो मैंने उसको बोला था कि लाइक यू नो मैं PR का ट्राई कर रहा हूँ और आई हैव पेड 50,000 रुपीज़ टू सर्टेन एजेंसीज। तो उस बंदे ने मुझे बहुत अच्छे से मुझे गाली दिया। मुझे बोला यार तू पढ़ा लिखा बंदा है या अंगूठा छाप है। मुझे थोड़ा सा लगा, मैं बोला ऐसा क्यों। बोला यार अगर तू पढ़ा लिखा बंदा है और अगर तुझे इंग्लिश पढ़ने को आता है, अगर तुझे इंग्लिश समझ में आता है, देन कनाडा का PR के लिए यू डोंट नीड एनीवन्स हेल्प। तुझे किसी का हेल्प नहीं चाहिए यार, लाइक यू नो हेल्प किसको चाहिए, किसको एजेंसी के पास जाना चाहिए। एजेंसी के पास उन लोगों को जाना चाहिए जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, और जिनका बैकग्राउंड भी नहीं है, मतलब वाइड बैकग्राउंड नहीं है। वाइड बैकग्राउंड मीन्स लाइक यू नो आपका एजुकेशन सही है, आपका वर्क एक्सपीरियंस सही है, लाइक यू नो अगर आपका सब कुछ जेन्युइन है, देन आपको कोई एजेंसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, राइट। एजेंसी के पास आप तब जाओ, मान लो आपका एज हो गया 55, आपका एज हो गया 60 एज हो गया, उसके बाद एजेंसी क्या कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगर आपका एज प्रॉपर है, अगर आपका एजुकेशन ठीक है, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस सही है, देन आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। वो बंदे ने मुझे समझाया बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से मुझे समझाया, पहले गाली दिया उसके बाद समझाया, तो मैं समझ गया कि मैंने गलती किया। वो 25,000 रुपया मुझे देना नहीं चाहिए था। मैं अगर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके, मतलब हर रोज़ अगर मुझे PR लेना, देखो कनाडा का PR लेना मतलब एक बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपके लाइफ का, राइट। आप कनाडा में आ रहे हो विथ योर फैमिली, आप सेटल करोगे, आप लॉन्ग टर्म पे सोच रहे हो, सो दैट इज काइंड ऑफ अ इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन योर लाइफ। तो अगर इतना बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर आप अपने लाइफ के लेते हो, देन आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, राइट। आपको हाफ एन आवर आप हर रोज अगर स्पेंड करोगे, देन यू डोंट नीड एनीवन्स हेल्प। क्योंकि canada.ca का जो इमिग्रेशन पेज है, उसमें बहुत अच्छे से, बहुत सही से लिखा है कि आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वहाँ पे लिखा है। यूट्यूब में बहुत एक्सपर्ट की चैनल है, मैं खुद फॉलो करता था, ठीक है। फेसबुक में बहुत अच्छा ग्रुप्स है जहाँ से मुझे बहुत हेल्प मिला, वो मेरे ऐसे बहुत लोगों को बहुत हेल्प मिला, और वो सब फ्री एडवाइस है, उसके लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। बस आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपको सही ग्रुप पे देखना पड़ेगा कि लोगों का एक्सपीरियंस क्या है। और आज के दिन में लाइक यू नो जो डिजिटल वर्ल्ड है, आज के दिन में सभी इंफॉर्मेशन सबके पास अवेलेबल है। आप अगर थोड़ा सा अगर आपको इंटरनेट आता है, देन आई डोंट थिंक कि आज के दिन में आपको किसी के पास जाना चाहिए या जाना पड़ेगा फॉर कोई भी हेल्प। आपको कोई भी हेल्प किसी से शायद नहीं चाहिए, ठीक है। एनीवे, तो मैं समझ गया था कि लाइक यू नो मैंने गलती किया तो किया, क्या कर सकते हैं, ठीक है।
तो वही गलती मेरा एक फ्रेंड अभी करने जा रहा था, लेकिन जिसने मुझे अभी कॉल किया इस वीडियो से पहले, तो मैंने उसको भी सेम बात ही मैंने उसको बोला, सेम बात मैंने उसको समझाया। तो मुझे लगा इस टॉपिक के ऊपर एक छोटा सा वीडियो मुझे करना चाहिए, ताकि मुझे पता है कि मेरे ऐसे या मेरे फ्रेंड के ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं अपने कंट्रीज़ में कि वो लोग ऐसे जाते हैं, लाइक हेल्प के लिए जाते हैं और पैसा खर्चा होता है, और पैसा खर्चा होने के बाद अगर आपको वो चीज़ अगर नहीं मिलता है दोस्तों, तो लोग दुखी हो जाता है, राइट। वो थोड़ा वो सही नहीं है। और एक बात मैं आपको बोलता हूँ, मेरे और एक दोस्त की कहानी बोलता हूँ मैं। तो वो बंदा नौकरी नहीं करता, वो बंदा बिजनेस करता है, उसका खुद का रेस्टोरेंट है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम कनाडा आया था, तो उसी टाइम की बात है, उस टाइम पे मैं कनाडा था। मुझे पता नहीं था कि वो भी कनाडा का ट्राई कर रहा है, और बाद में वहाँ पे जाके मुझे पता चला। तो वो विजिटर वीज़ा के लिए ट्राई कर रहा था। वो सोचा था कि विजिटर वीज़ा लेके यहाँ पे कनाडा में आएगा, उसके बाद यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करेगा, बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करेगा, उसके बाद उसको बिजनेस वीज़ा में उसको कन्वर्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट वीज़ा में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे रह के वो PR के लिए अप्लाई करेगा। दैट वाज हिज प्लान। और ये आइडिया किसने दिया था? ये आइडिया किसी एजेंट ने शायद दिया होगा, राइट। तो वो गया था, 2 लाख रुपया उसने वो एजेंसी का फीस दिया, और उसका विजिटर वीज़ा इनिशिएट हुआ, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया दोस्तों। क्योंकि आपका वीज़ा अप्रूव होगा, रिजेक्ट होगा, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। आपका केस जितना जेन्युइन है, जितना स्ट्रॉन्ग है, आपका अप्रूवल मिलने का चांसेस उतना ज़्यादा है। लेकिन आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि आपका होगा नहीं होगा। दिस इज़ ट्रू, ठीक है। अगर मैं भी आपको बोलता हूँ कि दोस्तों आप ट्राई करो, 6 महीने में आपका हो जाएगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा। किसी को पता नहीं है दोस्तों, आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लॉट्स ऑफ फैक्टर्स आती है, ओके। लेकिन आपको जेन्युइन रीज़न विथ जेन्युइन लाइक सब कुछ देना पड़ेगा, राइट। और अगेन Canada.ca का जो वेबसाइट है, उसका जो इमिग्रेशन का पेज है, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। आप अगर उसको फॉलो करोगे ठीक से, आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाला है, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप जिस एजेंसी को पैसा दे रहे हो, आपका काम जो एजेंसी कर रहा है, वो एजेंसी भी सेम काम ही करेगा जो आप करोगे। वो भी Canada.ca में जाएगा, वहाँ पे जो लिखा है वो फॉलो करेगा। फॉलो करके वो इंग्लिश में लिखा होगा, वो आपको हिंदी में या बंगाली में या आपका जो भी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आपको बोलेगा कि आपको ये करना है। करना आप ही को है। तो अगर आपको इंग्लिश पढ़ना आता है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं। तो एनीवे, तो मेरा वो फ्रेंड गया था, उसका 2 लाख रुपया खर्चा हुआ था, उसका विजिटर वीज़ा वो रिजेक्ट हो गया था। और एक बार वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद थोड़ा सा मुश्किल होता है नेक्स्ट टाइम इमिग्रेंट अगर आप करना चाहते हो तो। और ज़िंदगी में हर बार आपको किसी भी कंट्री में अगर आप इमिग्रेंट करने जाते हो, तो आपको इसका रीज़न देना पड़ेगा कि आपका वो क्यों रिजेक्ट हुआ था। तो एनीवे, तो मेरा फ्रेंड थोड़ा सा दुखी था। उसके बाद उसके साथ मेरा बाद में बात हुआ। एनीवे, तो दैट वाज काइंड ऑफ लाइक ये रियल टेस्टिमोनियल है दोस्तों, जो लोगों के साथ होता है। मेरे खुद के नज़र में जो लोग हैं, मैं उन लोगों के साथ हुआ है। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को मैं बोल दूँ कि अगेन जस्ट टू रिपीट, कि अगर आपको इंग्लिश पढ़ना आता है, अगर आप इंग्लिश समझ सकते हो, देन आपको कनाडा के PR के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ट्रस्ट मी, दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस एंड अगेन दिस इज़ माई ओन ओपिनियन। इसके बाद भी अगर आप जाना चाहते हो, यू आर वेलकम, दैट इज़ फाइन। लाइक अगर आप तसल्ली करना चाहते हो अपने आप को, दैट इज़ फाइन। लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम आपको शायद ये लगेगा कि अगर मैं नहीं भी जाता तब भी मेरा हो जाता, क्योंकि कनाडा का जो प्रोसेस है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं किसी और कंट्री के बारे में नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे कनाडा का नॉलेज है, कनाडा का वेल एक्सपीरियंस मेरे पास है, ठीक है। तो कनाडा का PR लेने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, आप उसको फॉलो करो। आप Canada.ca का वेबसाइट फॉलो करो। आप काफ़ी सारा यूट्यूब चैनल से उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। आप फेसबुक में देख सकते हो, लोगों का रियल टेस्टिमोनियल है, आप उसको पढ़ो, आप उसको जानो, और आपका जो प्रोसेस है आप खुद स्टार्ट करो, ठीक है। और प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो देखो अगेन मैं अपना एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा, राइट। मैं 2 बार कनाडा था, मैं PR अप्लाई नहीं किया था, राइट। मैं बस 50,000 रुपया मैं उस एजेंसी को दिया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद सेकंड टाइम जब मैं कनाडा आया, 2 साल यहाँ पे फिर से रहने के बाद, मेरे कंपनी ने मुझे बोला कि मुझे फ्रांस जाना पड़ेगा। तो मैं तो बहुत खुश हो गया दोस्तों। लाइक कनाडा में पूरा मैं कनाडा वेस्ट कोस्ट में पूरा घूम लिया था पहले, मतलब सेकंड टाइम। उसके बाद मुझे फ्रांस जाने का मौका मिल रहा था, और हम लोगों ने पूरा प्लान कर लिया था कि फ्रांस से हम लोग स्विट्जरलैंड जाएंगे, नॉर्वे जाएंगे, पूरा यूरोप घूम के हम लोग आएंगे, ठीक है। तो अगेन मेरा प्लान नहीं था कि कनाडा में सेटल करना। तो मैं खुशी गया, मैं खुशी इंडिया कनाडा से वापस गया। 2020 की फरवरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्च से, मुझे अभी भी याद है, वो कोविड हिट करना शुरू कर दिया, पूरा दुनिया को बंद कर दिया, सब कुछ लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बंद।
तो मेरा जो वीज़ा जो इनिशिएट हो रहा था फ्रांस एम्बेसी में वो भी बंद हो गया, ठीक है। और वो कब खुलेगा आई डोंट नो, लेकिन दो बार इनिशिएट हुआ, दो बार वो बंद हुआ। तो उस टाइम पे एक लाइफ में एक अनसर्टेनिटी आ गया था, राइट, कि क्या होगा नहीं होगा, नोबडी नोज, राइट। और मैं एक जगह पे स्टक नहीं होना चाहता था। तो उस टाइम पे घर पे रहते रहते मैंने रियलाइज़ किया कि बॉस किसी और कंट्री में मतलब जाने का मौका मिले ना मिले, एटलीस्ट दिस इज वन ऑफ द कंट्री कनाडा, राइट, जहाँ पे मैं फिर से जा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो अगर मैं पीआर अप्लाई करता हूँ, अगर मैं पीआर के लिए ट्राई करता हूँ, तब डेफिनेटली मुझे पीआर मिल सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा ये भरोसा था। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2020 की जुलाई, ठीक है। मेरा जो पीआर जर्नी है खुद से, मैंने वो स्टार्ट किया था 2020 के जुलाई में दोस्तों। पहला स्टेप मैंने किया था, मेरे जो एक नया बैंक अकाउंट मैंने ओपन किया था जस्ट ओनली फॉर दिस पर्पस, और वहाँ पे मैं फंड एक्यूमुलेट करके मैंने जमा किया था, क्योंकि मुझे पता है कि जुलाई से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो 5 महीना 6 महीना 7 महीना लग जाएगा मुझे लेकिन पीआर का इन्विटेशन पाने में। तो बाई दैट टाइम अगर मेरे अकाउंट में जो पैसा चाहिए वो अगर पैसा होगा, वो एक सॉलिड केस बनेगा मेरा, ठीक है, क्योंकि फंड रिक्वायरमेंट चाहिए होता है। ऑल्दो मेरा कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में अगर होता तो फंड रिक्वायरमेंट नहीं था, लेकिन मैं फिर भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैं अपने अकाउंट में फंड एक्यूमुलेट करके रख दिया, ठीक है। एक अकाउंट मैंने ओपन किया जुलाई में जस्ट फॉर ओनली फॉर दिस पर्पस, और उस अकाउंट से मैंने ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं करता था, बस उसको आइडियल में रख दिया उस पैसे को। दैट वॉज माई फर्स्ट स्टेप। द सेकेंड स्टेप इन द मंथ ऑफ जुलाई, अब सोचो लॉकडाउन के टाइम पे मैंने इंडिया में अपना ECA किया, ठीक है, एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट मैंने खुद किया, ठीक है। बहुत इजी प्रोसेस है। मैं दूसरा वीडियो मैं एक सीक्वेंशियल वीडियोस में आपको दूंगा, आप उसको फॉलो कर सकते हो। उसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा मुझे कैसे पीआर मिला और आपको कैसे स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट, हाउ टू स्टार्ट योर पीआर प्रोसेस। तो एक सीक्वेंशियल वीडियोस में बनाऊंगा। तो एनीवे, तो जुलाई में मैंने स्टार्ट किया, मैंने फंड एक्यूमुलेट किया एक अकाउंट में, मैंने अपना खुद का ECA किया, मैंने मेरे वाइफ का ECA किया। और आप सोचो 2020 की जुलाई में लॉकडाउन चल रहा था इंडिया में, उस टाइम पे मैंने ECA किया दोस्तों। अगर उस टाइम पे मैं अगर ECA कर सकता हूँ, जब लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, इस टाइम पे तो आप इजीली कर सकते हो। अभी कोविड ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस है, राइट, अगर है भी तो बहुत ही कम है अपने कंट्री में, कनाडा में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अगर 2020 के जुलाई में अगर मैं ECA 1 महीने में कर सकता हूँ, 1 महीने में मेरा हो गया था ECA। मैं यूनिवर्सिटी गया था, 2-3 बार मुझे जाना पड़ा, मुझे लाइक राइट कॉन्टैक्ट ऑफ जो पर्सन था उसका मुझे नंबर लेना पड़ा, उनको मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ा पर्सनली कि सर मुझे ऐसा है, मुझे करना है। तो वो पर्सनली जब मैंने रिक्वेस्ट किया तो वो सर ने मुझे हेल्प किया मेरे ट्रांसक्रिप्ट निकलने में। मैंने ट्रांसक्रिप्ट लिया, मैंने कनाडा भेजा, मेरा ECA 1 महीने के अंदर हो गया। बाय दैट टाइम मैं अपना IELTS के लिए मैं प्रिपरेशन ले रहा था, ठीक है। IELTS के लिए भी मैंने प्रिपरेशन लिया, जुलाई से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। लेकिन IELTS का जब मैंने जब डेट लिया था, वो डेट रिस्केड्यूल हो रहा था बिकॉज ऑफ कोविड, ठीक है, बार रिस्केड्यूल हो रहा था। तो अल्टीमेटली जब मेरा IELTS हुआ, वो हुआ था सितंबर मंथ पे, ओके, इन द मंथ ऑफ सितंबर, अगस्त या सितंबर में मैंने IELTS दिया था। तो पहला जब मैंने दिया तो स्कोर ज़्यादा अच्छा नहीं आया था, लेकिन मैं एलिजिबल हो गया था कनाडा के पीआर के लिए। तो मैंने अपना प्रोफाइल बना दिया, और लकीली अक्टूबर मंथ में दुर्गा पूजा के टाइम पे, मुझे अभी भी याद है, हम लोग दुर्गा पूजा देखने के लिए गए थे, मैं, मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे। उस टाइम पे मेरे पास मेरे मोबाइल पे एक ईमेल आया, एंड दैट ईमेल वाज फ्रॉम नोवा स्कोशिया प्रोविंस। नोवा स्कोशिया प्रोविंस से मुझे प्रोविंशियल नॉमिनेशन के लिए इन लोगों ने इनवाइट किया, ओके, एंड दैट वाज द डे दोस्तों। मैं आपको बोल रहा हूँ 2020 के जुलाई में, कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया। मैंने गूगल देखना स्टार्ट किया, canada.ca देखना स्टार्ट किया, बहुत इंफॉर्मेशन मैं गैदर करना स्टार्ट किया। मैं खुद से स्टार्ट करने के बाद 2020 के अक्टूबर में मुझे इन्विटेशन मिला फ्रॉम नोवा स्कोशिया। नोवा स्कोशिया से इन्विटेशन मिलने के बाद मैं फिर से किसी का हेल्प नहीं लिया, वहाँ पे बहुत ही साफ शब्दों में लिखा है कि क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। तो मैंने अपना डॉक्यूमेंट दिया, मेरा डॉक्यूमेंट पहले सबमिट करने के बाद फर्स्ट टाइम वो रिजेक्ट हो गया था। फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुआ था। रिजेक्ट मीन्स ये लोग जब रिजेक्ट करता है आपको 7 दिन का टाइम देता है कि 7 दिन के अंदर अगर आपके पास सफिशिएंट अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट है आप वो दे सकते हो। तो मुझे 7 दिन का टाइम मिला था। उस 7 दिन में शायद मैं बस यही काम करता था दोस्तों। रात को 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक मैं रिसर्च करता था, एनालिसिस करता था कि कैसे इसको और स्ट्रॉन्ग किया जाए इस केस को। तो मैं 5 मतलब विद इन 5 डेज मैंने अपना फिर से मैंने सबमिट किया। और दिस टाइम क्या हुआ कि वो दिसंबर का मंथ था जब मैंने फिर से सबमिट किया, ठीक है। और यहाँ पे क्रिसमस के वजह से सब कुछ बंद होता है, तो वो क्रिसमस के वजह से, न्यू ईयर के वजह से 1 महीने तक सब बंद था। और 1 महीना मेरा हाल सोचो, मुझे पता नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा या रिजेक्शन होगा। और उस टाइम पे एक्सप्रेस एंट्री का स्कोर काफ़ी हाई चल रहा था, मेरा स्कोर नहीं बन रहा था।
तो उसके बाद एनीवे 1 महीने के बाद जब खुला या फिर ऑफिस खुला तो मेरे पास वो इन्विटेशन आ गया, मेरे पास नॉमिनेशन का सर्टिफिकेट आ गया दोस्तों। तो बाय दैट टाइम आई नो ओके चलो मुझे अभी पीआर मिलने का 70% मेरा हो गया, ठीक है। उसके बाद बस फेडरल से मुझे इन्विटेशन पाना है। तो एनीवे उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ, वो मैं कभी बाद में बोलूँगा। तो मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज़ कि अगर 2020 में कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे, जुलाई के मंथ में अगर मैंने स्टार्ट किया मेरा प्रोसेस, उसके पहले मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था पीआर के बारे में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, आपको क्या फॉर्मेलिटीज़ है, कुछ नहीं पता था दोस्तों। मैं टचवुड में आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं जुलाई से मैंने पढ़ाई मीन्स वो एनालिसिस करना स्टार्ट किया, रिसर्च करना स्टार्ट किया कि कनाडा का पीआर के लिए क्या चाहिए। और 2020 के अक्टूबर में मेरे पास नॉमिनेशन का इन्विटेशन आ गया था, ठीक है। 2 से 3 महीना, 4 महीना दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं है। तो 3-4 महीने में अगर मैं कर सकता हूँ दोस्तों, लॉकडाउन के टाइम पे अगर कर सकते हो, 4 महीने में आप भी कर सकते हो। ट्रस्ट मी, आप भी कर सकते हो दोस्तों। मैं पर्सनली बहुत लेथर्जिक इंसान हूँ, मैं बहुत लेजी इंसान हूँ। अगर मैं लेजी इंसान नहीं होता तो 4 साल कनाडा में रहने के बाद मैं इंडिया में कोविड के टाइम पे जाकर पीआर अप्लाई नहीं करता दोस्तों। दिस इज द प्रूफ कि मैं बहुत लेजी इंसान हूँ। और मुझे पता है कि आप लोग मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो, दैट इज़ आई एम 100% श्योर, क्योंकि मेरे ऐसा लेजी इंसान मैं बहुत कम देखता हूँ, ठीक है। मेरा बेटा शायद मेरे ऐसा लेजी बन रहा है। एनीवे, तो अगर मैं इतना लेजी होकर कर सकता हूँ दोस्तों, ट्रस्ट में आप लोग ज़्यादा स्मार्ट हो, होशियार हो, आप लोग खुद से और अच्छे से कर सकते हो। तो दैट इज़ माई मैसेज फॉर यू गाइज, राइट, कि कनाडा का पीआर के लिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद प्रोसेस को फॉलो करो बहुत अच्छे से। जो फेडरल गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है बहुत अच्छे से ये लोग मेंटेन करता है, बहुत अच्छे से लिखा है, आप उसको फॉलो करो। उसके बाद भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, आप ट्विटर में आप फेडरल गवर्नमेंट को लिख सकते हो, मतलब आईआरसीसी को आप लिख सकते हो। यहाँ पे आईआरसीसी बोलता है, राइट। आईआरसीसी मतलब वो अपना रेलवे का जो इंडियन रेलवे कैटरिंग सर्विस नहीं है। आईआरसीसी का मतलब है इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा, ये आईआरसीसी है, ठीक है। कनाडा का जो इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट है उसको आईआरसीसी बोलता है। आप आईआरसीसी के हैंडल में जाओ ट्विटर में, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है आप आईआरसीसी को डायरेक्ट आप पूछ सकते हो एंड दे रिस्पॉन्ड। मुझे 2-3 बार रिस्पॉन्स मिला है। मेरा कुछ क्वेश्चंस था फंड को लेके, एक्सपीरियंस को लेके कुछ क्वेश्चंस था, उन लोगों ने रिस्पॉन्स करता है वो लोग ट्विटर में। तो सोशल मीडिया में भी करता है, राइट। तो अभी सोशल मीडिया के टाइम में आपको अगर आप किसी जगह पर अटक जाते हो, आप सोशल मीडिया में वो क्वेश्चन पूछो, आपको आईआरसीसी रिस्पॉन्ड करेगा, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। मेरे ऐसे लाखों बंदा है जो फ्री में लोगों को हेल्प कर रहा है, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, उन लोगों से आपको हेल्प मिलेगा। मुझे कनाडा में पता है कि ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन दे आर वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड। मुझे बहुत हेल्प मिला इन ग्रुप से। सोशल मीडिया का जो ग्रुप है, ये लोग इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करता है, इतना अच्छे से आपको बोलता है, लाइक आपको शायद वो एजेंसी भी आपको नहीं बोलेगा, और एजेंसी के पास उतना नॉलेज भी नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ, जिस बंदे ने मुझसे 50,000 रुपया लिया था, और सेकेंड जो मेरा केस ऑफिसर जो मुझसे डॉक्यूमेंट मांग रहा था, ट्रस्ट मी आज के दिन में मुझे पता है उसके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं था। इसी कैसे होगा, कहाँ पे कुछ अटक जाए तो क्या होगा ना होगा, कुछ नहीं पता था उसको। बस उसको वो प्रोसेस लाइक लोगों के पास वो लिखा होता है कि इसके बाद ये, इसके बाद इसके, और वो लोग उसको फॉलो करके आपको बोलता रहता है। लेकिन मार्केट में क्या है उसके ऊपर ज़्यादा जानकारी नहीं है दोस्तों। दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस। अगेन मैं किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलूँगा, हर कोई अपने जगह पे सही है। वो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग अपने जगह पे सही है, वो लोग शायद लोगों को हेल्प कर रहा है, लेकिन मुझे हेल्प नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे इंग्लिश पढ़ने को आता है बहुत अच्छे से, मैं समझ सकता हूँ, आप भी समझ सकते हो। तो मुझे लगता है कि आपको भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट फॉर कनाडा। बहुत ईजी प्रोसेस है, आप खुद से करो, पैसा बचाओ, और उस पैसे को आप अपने फंड में डालो, अपने बैंक में डालो, जो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, राइट, प्रूफ ऑफ फंड आपको दिखाना पड़ेगा। एनीवे, सो दैट वाज माय मैसेज। लाइक मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया तो मुझे लगा कि ये शायद मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहिए, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा शायद हेल्प हो सकता है। और मैं ऐसे और भी वीडियोस लेके आऊँगा दोस्तों, मुझे बस टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं नौकरी करता हूँ एक कंपनी में। तो मेरा जो पीआर का जर्नी है और आपको पीआर कैसे स्टार्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में मैं लेके आने वाला हूँ, शायद वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। टिल देन प्लीज़ कीप वॉचिंग माई चैनल। अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक भी कीजिएगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मेरा चैनल देखते रहिए दोस्तों। एनीवे, दैट वाज माय शॉर्ट मैसेज फॉर यू गाइज। प्लीज़ डोंट स्पेंड मनी, ठीक है। आपको कोई भी सर्विस के लिए पैसा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टू गेट कैनेडियन पीआर। बहुत ईजी प्रोसेस है। ओके, सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।